Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Today I am going to teach you the last poem of your poetry section from Flamingo book. This is very important my dear students for the board exam because so many time asked some stanzas and related question in board exam, so you will have to pay attention in this poem. सो लेट्स बिगिन द पोएम। देखिए बच्चों, आज हम जिस पोएम की बात कर रहे हैं वो है आंट जेनिफर्स टाइगर। अब देखिए, कुछ टाइटल को समझना भी ज़रूरी है। आंट जेनिफर्स टाइगर मतलब चाची जेनिफर के बाग रिलेटेड कुछ स्टोरी होगी और जो पोइट्री के थ्रू हमें यहाँ पर समझाई है। और देखिए, ये जो है ये पोएम लिखी है एड्रियन रिच ने। एड्रियन रिच के बारे में बताया कि 1929 में इनका बर्थ हुआ था और बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में इनका बर्थ हुआ था। और यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट। यानी जो है समकालीन महिलाओं के बारे में जब आवाज़ उठ रही थी महिलाओं के अधिकारों के बारे में, तो उसमें इनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस लाइन को देखिए, सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने 19 वॉल्यूम्स में पोइट्री लिखी थी, यानी अलग अलग टॉपिक्स पे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस। यानी महिलाएं अपनी शादीशुदा जीवन में किन किन बाधाओं का सामना करती हैं, कॉन्स्टेंट्स, उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको बहुत बेसिक्स बता दूं कि आप जानते हैं कि हमारा जो पुरुष प्रधान जो एक मेंटालिटी, एक मानसिकता चलती है, उसमें महिलाएं अपने जीवन में न जाने कितनी सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं जो उनकी इच्छाएं होती हैं। और महिलाएं अक्सर अपने पूरे जीवन में पुरुषों के अधीन ही हर एक चीज़ करती है। वो अपने स्वयं के निर्णय भी उनसे पूछ के लेती है। तो इन सभी जो सामाजिक घटनाओं को देखते हुए एड्रियन रिच ने इस पोएम में कुछ बातें कही हैं जो कि आंट जेनिफर्स को जो है मेन जो पॉइंट बना के इन्होंने नोटिस करके हमें बताया है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से एक महिला जिसे जीवन भर उसके पति ने प्रताड़ित किया और साथ ही साथ उसको उसकी आज़ादी के साथ जीने नहीं दिया, वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करती है, कैसे बिताती है, तो उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, लेट्स बिगिन द पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। सबसे पहली लाइन में प्रांस का मतलब होता है कूदना। देखिए, जो भी वर्ड मैं बताऊं उन्हें नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए। 2-3 बार अगर वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो देखिए, हम बात करें प्रांस मतलब कूदना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रीन कह रहे हैं। अब देखिए, इस जो यहाँ पर आंट जेनिफर है, इनके हस्बैंड ने इन्हें लाइफ टाइम जो है बहुत ही बाउंड्रीज़ में रखा है और बहुत सारी चीज़ें जो इनकी इच्छाएं हैं नहीं पूरी हो पाई हैं। लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये एक पेंटिंग बनाती है, ये एक स्क्रीन पर एक बाग बनाती है और बाग को कैसे बनाती है, कूदते हुए। तो इसीलिए एड्रियन रिच इस पोएम में यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। यानी आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो स्क्रीन पे क्या कर रहा है, कूद रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। कहाँ पे कूद रहे हैं, स्क्रीन पे, यानी जहाँ पर उन्हें बनाया गया है। पेंटिंग में बाग को कूदते हुए बनाया हुआ है, किसने, आंट जेनिफर्स ने। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि वो प्रांस कर रहे हैं, यानी वो कूद रहे हैं। ठीक है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आगे बता रहे कि आंट जेनिफर्स ने जो ये बाग बनाया है, जो कूद रहा है, ये ब्राइट टोपास की तरह है। एक येलोइस जो है लाइट, बहुत ही चमकदार जो है वो बाग दिखाई दे रहा है। आपको नॉर्मली पता होगा कि जो बाग होता है उसकी बॉडी काफ़ी चमकीली होती है। तो आंट जेनिफर ने जैसा पेंट किया, एकदम ब्राइट टोपास की तरह, एकदम चमकीला एक पत्थर होता है उसकी तरह जो है आंट जेनिफर का बाग नज़र आ रहा है। ठीक है, और आगे जो डेनिजन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निवासी, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर का ये बाग कहाँ के रहने वाला है, कहाँ का निवासी है, जंगल का। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल का, यानी आंट जेनिफर का जो बाग उन्होंने पर्दे पे बनाया है वो जंगल का रहने वाला है। और अभी वो क्या कर रहा है, पर्दे पे कूद रहा है, यानी स्क्रीन पे कूद रहा है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या लिखी हुई है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये पेड़ के नीचे खड़े आदमी से नहीं डरते हैं। पेड़ के नीचे जो शिकारी इस बाग को मारने के लिए आएंगे, ठीक है, जो आंट जेनिफर ने अपने पर्दे पे बनाए हैं पेंटिंग में, तो बता रहे हैं कि पेड़ के नीचे खड़े आदमी से नहीं डरते हैं। बीनीथ मतलब होता है नीचे और फियर आप जानते हैं डर। ठीक है, तो डू नॉट फियर मतलब नहीं डरते हैं
किससे? द मैन बीनीथ द ट्री। यानी आंट जेनिफर के जो टाइगर पर्दे पे कूद रहे हैं, जो चमकीले नज़र आ रहे हैं, जो जंगल के रहने वाले हैं, ये पेड़ के नीचे खड़े आदमी से नहीं डरते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, दे पेस इन स्लिक सिवैलरिक सर्टेनिटी। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड हैं जैसे कि सर्टेनिटी यानी कॉन्फिडेंस, सिवैलरिक मतलब होता है ब्रेव। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं ये एकदम क्या है? ब्रेव है, यानी सिवैलरिक है, काफ़ी साहसी हैं, और सर्टेनिटी यानी इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो जब ये कूद रहे हैं तो कूदते हुए इनमें काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाई देता है और काफ़ी ज़्यादा बहादुर ये नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ के नीचे खड़े जो हंटर्स हैं जो इसको मारने के लिए आएंगे ये उनसे भी नहीं डरते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों लाइनें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा भी बहुत ईजी है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर पुल। अगली लाइनों में बता रहे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर जो आंट जेनिफर्स जो है उनकी फिंगर जो है वो फ्लटरिंग कर रहे हैं। देखिए फ्लटरिंग मतलब ट्रम्बलिंग होता है, यानी लड़खड़ा रहे हैं, यानी लड़खड़ाने यानी कांप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। फ्लटरिंग मतलब क्या होता है? कांपना। तो आंट जेनिफर्स के फिंगर जो है वो कांप रहे हैं थ्रू हर वुल, यानी जब वो ऊन चला रही है, ऊन में जब बुनाई कर रही है तो उस वक्त उसकी जो फिंगर्स हैं वो कांप रही हैं। अब देखिए यहाँ पर शायद एड्रियन रिच ये कहना चाहते हैं कि आंट जेनिफर जो बुनाई कर रही है वो काफ़ी छुप छुप के कर रही है अपने हस्बैंड से, जस्ट बिकॉज ऑफ हो सकता है कि उनके हस्बैंड्स उनको ये काम नहीं कराना चाहते, लेकिन उनका अपना एक इंटरेस्ट है, वो रुचि है, इसलिए वो छुप के कर रही हैं, इसलिए डर लगा हुआ है कि कहीं वो आ ना जाए। तो इस तरह से वो बुनने में लगी हुई, उनके हाथ जो है वो काँप रहे हैं। ठीक है, आगे देख रहा, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और ऐसा लग रहा है कि उनको जो आइवरी निडल है उसको चलाने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। देखो आइवरी निडल जो होता है इसका मतलब हाथी दांत। आइवरी मतलब होता है हाथी दांत, और निडल तो आप जानते हैं सुई, यानी हाथी दांत से बनी हुई सुई को चलाने में भी आंटी जेनिफर को क्या हो रहा है? आंट जेनिफर को कठिनाई महसूस हो रही है। देखिए कठिनाई महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है, डर से उनके हाथ कांप रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हार्ड हो रहा है उनके लिए वो आइवरी निडल को चलाना, यानी जो हाथी दांत से बने हुए हैं उन सुई को चलाना, उन सीकों को चलाना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, सी मैसिव वेट ऑफ द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब इसके साथ साथ जो राइटर है वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर के हाथ में वेडिंग बैंड बना हुआ है। वेडिंग बैंड आप रिंग समझ सकते हैं या फिर हाथ पे पहना हुआ कंगन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो बता रहे हैं कि जो आंट जेनिफर ने अपने हाथ में शादी वाला वो बैंड पहना हुआ है वो काफ़ी मैसिव वेट लग रहा है। मैसिव वेट मतलब काफ़ी भारी उसका वजन लग रहा है। ठीक है, यानी उनको इतनी प्रताड़ना दी है कि वो काफ़ी दुबली पतली हो गई होंगी। ठीक है, तो इस वजह से उनके जो हाथ इतने पतले हो गए तो उनके हाथ में जो वेडिंग बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए कह भी रहे हैं अगली लाइन में, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, बहुत ही भारी सा उनके हाथ में पहनाया हुआ है। ठीक है, तो इन लाइनों में हमने क्या जाना कि ये देखा कि आंट जेनिफर के हाथ जो है ऊन में चलते वक्त जो है कांप रहे हैं, और जो आइवरी निडल है यानी जो हाथी दांत से बने हुई जो सुई है वो चलाने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है। उनके हाथ में जो शादी के समय का जो वेडिंग बैंड है, जो कंगन है या जो रिंग है जो पहनाई है वो बहुत ही हैवी लग रही है, काफ़ी भारी लग रही है, जो कि कहाँ पर है? आंट जेनिफर के हाथ पे पहना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लाइनें भी समझ में आ गई होंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड। आगे जो राइटर है वो कह रहे हैं जब आंटी मर जाएगी, यानी जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड, तब भी उनके हाथ इसी तरह से बंधे होंगे, यानी तब भी ऐसा लगेगा कि वो किसी कंट्रोल में है। ठीक है, यानी पूरे जीवन भर वो हमेशा अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रही, और जब मर जाएंगी तब भी जो हर टेरिफाइड हैंड मतलब उनके ये डरे हुए से हाथ जो कि अभी कांप रहे थे ना चलाने में, वो इसी तरह से रिंग्ड रहेंगे, विल लाई स्टिल रिंग्ड, तब भी वो बंधे रहेंगे, वो डरावने से वो डरे हुए हाथ तब भी ऐसा लगेगा कि बंधे हुए हैं। विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स का मतलब होता है बैड एक्सपीरियंसेस, उन सभी बुरे अनुभवों से जो कि उनके हाथ बंधे रहेंगे, उन सभी बुरे अनुभवों से जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में देखा। यानी मरने के बाद भी आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो उसी तरह से बंधे हुए रहेंगे,
जो कि जितने भी उन्होंने बुरे अनुभव अपने जीवन में देखे हैं, ठीक है। सी वॉज मास्टरेड बाय, जिन बुरे अनुभवों से ही वो मास्टर की गई थी, यानी कंट्रोल की गई थी उन सभी जो बुरे अनुभव हैं उनसे, और साथ ही साथ अंकल की उन सभी बाउंडेशन से वो तब भी बधी रहेगी जब वो मर जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन अब देखिए, द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन जो पैनल पे, जो पेंटिंग पे उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हुए हैं, मेड मतलब बनाना होता है, तो जो बनाए हुए हैं, विल गो ऑन prancing, वो क्या करेंगे, वो कूदेंगे। देखो आंटी तो जो है जब मर भी जाएगी तब भी उसके डरे हुए वो हाथ बुरे अनुभवों के साथ ऐसा लगेगा कि अभी भी उस पर किसी ने नियंत्रण किया हुआ है। लेकिन जो उसने पैनल में जो यहाँ पर एक आर्ट बनाया हुआ है बाघ को कूदते हुए, वो क्या करेंगे, वो कूदते रहेंगे। कैसे कूदेंगे, प्राउड के साथ, गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड, और बिना किसी भय के साथ। यानी आंट जेनिफर्स के हैंड्स जो है, जो टेरिफाइड हैंड है, वो डरावने हाथ जो है, जो डरे हुए हाथ हैं, वो तो मरने के बाद भी रिंग्ड रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे उन सभी बुरे अनुभवों से, जो कि जो अंकल हैं उन्होंने उसको हमेशा कंट्रोल किया था। लेकिन पैनल पे बनाए हुए टाइगर हमेशा कूदते रहेंगे, प्राउड के साथ, गर्व के साथ, और बिना डरे हुए। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। और वाकई जो है एक जो वुमेंस को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जाता है मैरिड लाइफ में, इट्स अ रियली बैड थिंग। तो काफ़ी अच्छी ये पोएम है। आप अगर इसको पहली बार में समझ में ना आए, उम्मीद है कि समझ में आ ही जाएगा। अगर ना भी आए तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा। और प्लीज़ अगर आपको पोएम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।